वेलकम टू के स्टडी क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के कुल 80 क्वेश्चन करेंगे जो इस साल आने वाले पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन को आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सीधी निकल जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। तो वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दोनों लेंस या बाइफोकल लेंस? तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर, अनंत पर या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच? तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर रखनी चाहिए। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कहलाता है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कहलाता है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल? तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग दृष्टिपटल कहलाता है। तो 5 का आंसर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है? तो मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर या साइन आई प्लस साइन आर? तो किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। तो 6 का आंसर ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक इनमें से कौन है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रविहीन? तो किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक जो है वो मात्रविहीन है। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर या उपरोक्त सभी? तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी जो है इस पर निर्भर करता है। तो 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? वाट, वाट प्रति घंटा, एम्पियर या ओम? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? तो वाट जो है वो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। तो 10 का आंसर ये हो जाएगा वाट। 11 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर या वोल्टमीटर? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है? तो आमीटर का उपयोग होता है। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, आमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक हो, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक हो, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम हो या प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम हो? तो फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिरोध अधिक हो तथा गलनांक कम हो। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, लिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पित्तल या कोबाल्ट? तो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पित्तल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, पित्तल।
14 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, शून्य होता है। इसके सिर की ओर जाने पर घटता है, इसके सिर की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदु पर समान रहता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, ओटर, एम्पियर, वोल्ट या फेराडे। तो विद्युत धारा के चुंबकीय का खोज ओटर ने किया। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या गंधक। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। तो 16 का आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, तालीय कागज होता है। तो तालीय कागज जो होता है वह पारदर्शक होता है, अपारदर्शक, प्रभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो तालीय कागज जो होता है वो प्रभाषक होता है। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, प्रभाषक। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। तो प्रकाश की किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। तो परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकीर्णन दोनों के कारण। तो प्रकाश के किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है, समान होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, ए और बी दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम, ज़्यादा, समान या इनमें से कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वो समान होती हैं। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है वो 2 होती हैं। तो 21 का आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी। तो विद्युत का अच्छा चालक जो है वो चांदी है। चांदी जो है वो विद्युत का अच्छा चालक है। तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है वो कार्बन का बना होता है। तो कार्बन का शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जूल का मान होता है। तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या 2.4 कैलोरी। तो 1 जूल कितने के बराबर होता है। तो 0.24 कैलोरी के बराबर 1 जूल होता है। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तांबा का, नाइक्रोम का, शीशा का या टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से टंगस्टन धातु का बना होता है। तो टंगस्टन धातु का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो 25 का आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो रियो स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी या इनमें से कोई नहीं। तो रियो स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी है। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो है वो कूलाम है। तो 27 का आंसर डी हो जाएगा, कूलाम। 28 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। 5.6, 5.6 से कम,
5.6 से अधिक या 7.0। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। तो 29 का आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विनजंजक चूर्ण या सोडियम कार्बोनेट। तो NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। तो 30 का आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड औषधि का उपयोग होता है। तो अपच का उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग होता है। तो 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, चींटी के एक डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। तो यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनाइक अम्ल, इथेनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या लग्जरिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनाइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनाइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो 32 का आंसर ए हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में या इमली में। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फल में होते हैं? तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किस आवर्त फल के होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्यों के, परमाणु आकार के या घनत्व के। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किसके फल के बराबर होते हैं? तो परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। तो 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन के एक परमाणुओं के बीच 3 आबंध बनते हैं। तो 3 आबंध नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बनते हैं। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं। तो जंगरोधी स्टील जो है वो मिश्र धातु हैं। तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो समान आणविक सूत्र वाले लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। तो 39 का आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्याओं के, परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु आकार के या घनत्व के। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन के होते हैं। तो 40 का आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आवर्त, समूह, कोष या इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में से समूह कहलाते हैं। तो 41 का आंसर बी हो जाएगा, समूह। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, अम्लराज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो अम्लराज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 1:1, 1:2, 2:1 या 3:1। तो अम्लराज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। तो 42 का आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3 या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3 जो है वो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो 43 का आंसर सी हो जाएगा। बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना जो है COOH2 है, CaO, CaCO3 या Ca। तो बुझा हुआ चूना जो है
वो COOH2 हैं। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में से कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl, NaOH, Na3CO3। तो इनमें से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl जो है वो भस्म नहीं है। तो 45 का आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क है सिनाबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड या सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का अयस्क है वो जिंक ब्लेड हैं। तो जिंक ब्लेड जो है वो जस्ता का अयस्क है। तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक है। तो सिलिकॉन एक है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो सिलिकॉन जो है वो एक उपधातु है। सिलिकॉन जो है वो एक उपधातु है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो एल्कोहल में उपस्थित नहीं है। तो 48 का आंसर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम फार्मिक अम्ल है। तो फार्मिक अम्ल जो है वो मेथनाइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो 49 का आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की परमाणु संख्या है 29, 89, 79 या 39। तो सोना की परमाणु संख्या जो है वो 79 है। तो 50 का आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अपक्षेपण। तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अपक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो 51 का आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधकामक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। तो 52 का आंसर डी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन या इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो इनमें से सभी जो हैं वो कार्बन के अपरूप हैं। तो 53 का आंसर डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना और सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समावयवी, अपरूप या उत्प्रेरक या बहुलक। तो एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक कहलाते हैं वो समावयवी कहलाते हैं। तो समावयवी एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक समावयवी कहलाते हैं। तो 54 का आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, स्रोत उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो निम्न में से कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा।